30% भक्त। क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है देश में, ये होने वाली तरक्की, ऐसी तरक्की होने वाली है, वैसी तरक्की होने वाली है। अरे हरामखोरो, किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से समर्थन करते हो, कितना समर्थन करोगे? गुजरात मॉडल की भयानक सच्चाई, देश की जनता को 3 हिस्सों में बांटा। नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। आपसे आज ये ड्रग मामले जो चल रहे हैं उसके बारे में कुछ बात करता हूँ, गुजरात मॉडल के बारे में। क्योंकि मैं 15-16 में गुजरात में करीबन 80-82 कैंप किया हूँ और मुझे जो समझ में आया था गुजरात मॉडल, वो उस वक्त मैंने बोला था, मेरे कई दोस्तों को बोला कि गुजरात मॉडल का मतलब है 30% भक्तों को बनाना, भक्त बन जाएंगे, 30% लोग चमत्कृत रहेंगे। ओ क्या हो रहा है, किसको विकास करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, भला करेंगे। जैसे राफेल वालों को लग रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है और अभी न्यूज आई है कि इतने करोड़ अरबों का कमीशन दिया गया है और वो उस सरकार ने बताया। तो ये सब नौटंकियां तो होती ही रहती है, देश में चलती रहेगी। इसको जैसा बोफोर्स को उठाया था, ऐसा इस तरीके से जिसने भी, किसी भी पार्टी ने इसको उठाया नहीं अभी तक, ये उठाना चाहिए था, नहीं उठा रहे। तो ये 30% रहेंगे भक्त, 30% रहेंगे चमत्कृत लोग और 40% को भयभीत करने का, ये है गुजरात मॉडल। गुजरात कोई विकास का मॉडल वगैरह नहीं था, डिवीजन का मॉडल था और डिवीजन इन 3 धड़ों में बहुत सशक्तता से इन्होंने किया। अगर गुजरात विकास मॉडल होता तो कुछ रास्ते छोड़ के बाकी गुजरात में 1 हेक्टर भी इरिगेशन का ये नहीं बढ़ा, जो सिंचाई थी वो नहीं बढ़ी। गरीबों को और गरीब भिखमंगा बना दो, अमीर को और अमीर बनाना ही विकास मॉडल है। और जो आप बोलते हो वहाँ के बस स्टेशन वगैरह जो बता रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के भी बस स्टेशन उसी मॉडल पे हो रहे, तो बस स्टेशन की जगह किसी कंपनी को बेच के सामने मॉल खुल गए और पीछे के साइड में कॉर्नर में कहीं तो भी बस स्टॉप है, एकदम पीछे के साइड में। और जब वो बस में बैठने के लिए गरीब अपने बेटों को लेके चलता है वहां से, तो बेटा विंडो शॉपिंग के लिए जिद करता है कि ये मुझे लेना है और बाप उसका शर्मिंदा होता है कि मैं ये दिला नहीं सकता उसको। तो इस तरीके की जो जमात पैदा करने का और इस तरीके का जो व्यवस्था समाज में पैदा करने का काम इनका विकास मॉडल करता है। यही इनका विकास मॉडल है कि पैसे वालों को अधिक पैसे वाले बना दो, गरीबों को और अधिक गरीब बना दो और उनको इतना भिखमंगा बना दो कि वो भगवान का ये करने लगे, पुकारा करने लगे कि भगवान हमें बचाओ, क्योंकि व्यवस्था उनके समझ में नहीं आ रही। तो आपको अभी ये मॉडल कैसा चल रहा है देख लीजिए। अडानी पोर्ट से बरामद हजारों करोड़ की ड्रग्स पर सन्नाटा। इनके अडानी पर जो ड्रग का स्मगलर है उसको बुलाया, उसके ऊपर कोई केस नहीं हुई, ना किसी के ऊपर केस हुई। एक आधे पोर्ट में अगर इतना सारा ड्रग 3000 किलो हेरोइन अगर उतरता है तो किसी पे तो केस होगी ना, शिप वाले पे केस होगी, पोर्ट वाले पे केस होगी, सरकारी अधिकारियों पे केस होगी, कोई पेडलर पे केस होगी, किसी पे केस नहीं होगी। हमेशा सरकार पर उठने वाली बॉलीवुड की आवाज को दबाने की साजिश है ड्रग मामला। और 3-3, 4-4 ग्राम ड्रग के लिए आप देख लो, जो बॉलीवुड था हमारे यहाँ, जो मुक्तता से बोलता था 2014 के पहले पेट्रोल के लिए अमिताभ बच्चन से लेके अक्षय कुमार से लेके हर व्यक्ति ट्वीट करता था कि आसमान छू रही है महंगाई, और इनको अभी कोई महंगाई किसी को नहीं दिखाई देती। उसका कारण देख लो कि एनसीबी ने 3 साल में 90 केस दर्ज किए और 143 लोगों को गिरफ्तार किया। और सिर्फ 15 महीने में, सुशांत सिंह के मौत के बाद सिर्फ 15 महीने के अंदर ही 129 केस दर्ज हुए और 279 लोग गिरफ्तार किए गए। और गिरफ्तार किए गए जिनके ऊपर इन्होंने नकेल कसने का प्रयास किए, वो दीपिका पादुकोण है, उसके ऊपर अभी उसको क्लीन चिट मिल गई है। एक्शन पूछताछ हुई, बहुत कुछ किया, जो कुछ करना था वो कर लिया और उसके बाद में उसको क्लीन चिट मिल गई। करण जौहर के ऊपर भी लगा, उसको भी क्लीन चिट दे दिया। श्रद्धा कपूर के ऊपर लगा, उसको भी क्लीन चिट दे दिया। मगर पब्लिसिटी बहुत होगी, पब्लिसिटी का कोई बात ही नहीं है। सारा अली खान पर हुआ, उसको भी क्लीन चिट मिल गई। भारती सिंह अभी बेल पर है और वो बीजेपी में प्रवेश कर गई। आपको पता है कि बीजेपी में प्रवेश करने के बाद जो कमल छाप डिटर्जेंट है उससे सारे साफ हो जाते हैं। अभी हर्षवर्धन जी ने भी बोला कि मैं आराम से सो सकता हूँ क्योंकि मैं अब बीजेपी में गया।
बीजेपी में नहीं जाता तो हर वक्त दरवाजे पे पहरा ही होता और नॉक भी हो जाता, तो इनको लगता है कि किसी की ना किसी की रेड पड़ी है सेंट्रल एजेंसी की। अर्जुन रामपाल पर भी हुआ था, उस पर भी क्लीन चिट मिल गई। आर्यन अभी बेल पर है, इसको भी क्लीन चिट मिलेगी। अब वो झमेला चल ही रहा है, नवाब मलिक और वो आपस में गुथे हुए हैं, और ये नवाब मलिक और ये आपस में गुथे हुए हैं एक दूसरे को अपने को बचाने के लिए। मगर ड्रग रैकेट कैसे फैल रहा है इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये पक्का ध्यान में रखो, ड्रग रैकेट फैलता रहेगा, यहाँ का युवा बर्बाद होते रहेगा, यहाँ का युवा का सत्यानाश हो जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। दूसरी अनन्या पांडे, अभी ये भी रडार पर है, इसके ऊपर भी रेड पड़ी है, इसको बुलाया गया 10 बार 4 बार। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पुलिसी शासन होते जा रहा है। धीरे धीरे हमारा देश पुलिसी शासन हो रहा है। सारे सरहदों पर 50 किलोमीटर बीएसएफ के हाथ में दे दिया है कि वहां विदाउट कोई नोटिस, विदाउट किसी प्रायर परमिशन और इंफॉर्मेशन किसी पे भी रेड डाल सकते हो और किसी पे भी NPA लगा सकते हो। ये देश में हो क्या रहा है? जनता को 3 हिस्सों में बांटा, 30% भक्त, 30% ख्याली पुलाव वाले और 60% डरे सहमे लोग। और हम लोग उसके मुख्य दर्शक बन के तालियां एक तो पीट रहे या तो घबरा के घर में बैठ गए। ये इसी तरीके से अगर देश चलता रहा तो जो भक्त लोग हैं वो देख लिए कैसे चित्कार कर रहे, मोदी 1 नंबर पे आ गया। सर्वे किसने किया? कितने लोगों का सैंपल था? कौन से देश लोग उसमें शामिल थे? किसी का कुछ नहीं बताया कि हमारा पब्लिसिटी हो गई, सर्वे हो गया, सब बता दिया। उत्तर प्रदेश में बता रहे कि अनाज हम इतने में देंगे और अनाज के प्रिंट करके बांटे जा रहे। मुझे ये बताओ कि जब FCI बेचा गया, FCI अब इनके पास नहीं रहेगा, किसानों का अनाज खरीदने से सरकार मना कर रही है, MSP देने से मना कर रही है, तो अनाज कहाँ से मिलेगा? तो जहां जहां चुनाव होते वहीं वहीं ये डमरू बजाते। और उसके बाद में मैंने जाके बनारस का जब गांव देखा था, जो गोद लिया था मोदी जी ने, उस गांव की भी दुर्दशा देखने लायक। तो ये काम कुछ नहीं करते, ढिंडोरा बहुत बजाते हैं और देश को विभाजित करने का काम करते। पूरे देश में ये इनका अनार्की इन्होंने फैला दिए है। 30% भक्त, 30% भय चमत्कृत कि क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है देश में, ये होने वाली तरक्की, ऐसी तरक्की होने वाली, वैसी तरक्की होने वाली है। होना कुछ नहीं है। और 40% भयभीत कि अगर तुम मुझे साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चे कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। ये धमकाने वाले शैली में आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। आइए इसका सशक्तता से विरोध कीजिए। अगर नहीं करोगे तो आने वाली पुस्ते गुलामी में जाएगी, क्योंकि सारा देश बिक चुका है। और बिकने के बाद इनके भक्त ये बताते हैं कि वो टाटा से ले लिया था इंडियन एयरलाइंस, इसके उसको वापस दिया, न्याय दिया टाटा को। टाटा ने मांगा था तुमसे न्याय, टाटा ने बोला था कि मेरी एयरलाइंस मुझे दे दो। उसने तो विस्तारा नाम की दूसरी एयरलाइन शुरू किया था। अरे हरामखोरो, किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से समर्थन करते हो, कितना समर्थन करोगे? किसी भी गलत आदमी का तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन वो बेच रहा है और पूछ रहा है कि 70 साल में क्या हुआ? क्या दामोदर दास मोदी जी ने बनाया था ये सारी प्रॉपर्टियां? किसकी बनाई हुई प्रॉपर्टियां थी? और लॉस में तुम्हारे वजह से गई। कितनी सारी कंपनियां लॉस में तुम्हारे वजह से गई। अब कोल इंडिया बिकने की बारी है, सारा तुम बेच रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो कि 70 साल में क्या हुआ और मैं विकास पुरुष हूँ, विनाश पुरुष हो मोदी जी आप। और इस विनाश को रोकिए। आप तो नहीं, आपके कोई बाल बच्चे नहीं है, मगर जिनके भी बाल बच्चे होंगे इसके बाद में परिणाम भुगतेंगे। नमस्कार।